गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अनअकैडमी प्लस से आपका एजुकेटर संदीप राजपूत। और आज हम उसी सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं जहाँ साइंस के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा था, और साइंस के और डिटेल में डिस्कशन के लिए ये हमारा थर्ड सेशन था। ठीक है, इससे पहले हम 2 सेशन आपके कवर कर चुके हैं। 30-30 मिनट के 2 सेशन हो चुके हैं। जो जिन लोगों ने अटेंड नहीं किए हैं वो बाद में देख सकते हैं। ये थर्ड है आपका। एक्चुअली ये सेशन साइंस, ये टॉपिक ही आपका जीएस के पार्ट का इंटीग्रल पार्ट है साइंस। और कितना इम्पोर्टेंट है आप ये इस बात से समझ सकते हैं कि अगर हम पीसीएस की बात करें तो लगभग 25 क्वेश्चन साइंस के इनकॉर्पोरेट होते हैं, आते हैं आपके। फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आरओ हो या बीई हो, जो अभी अपकमिंग है आपके पीसीएस के अलॉन्ग विथ, और इसके साथ में यूपी ट्रिपल एससी जो भी सदस्य दे रहे हैं, तो ये सारे लोगों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें साइंस ब्रॉड इसलिए हो जाता है और अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन इसलिए भी आते हैं क्योंकि कोई इसके अंदर सारी ही चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं। आपका फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, ओके, बायो भी आएगा। और इसके बाद की अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी ब्रॉड है। नए नए इन्वेंशन होते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं। तो इसमें सारी नवीनतम जो टेक्नोलॉजी हैं आपकी, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, सैटेलाइट से रिलेटेड, बायोटेक से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन इससे प्रिपेयर होते हैं। तो इसका दायरा अपने आप में इतना बड़ा है कि आप इस सेक्शन को मिस नहीं कर सकते। आपको बहुत ही गंभीरता से इस सेक्शन को लेना होगा, तभी आप लीड कर सकते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन के अराउंड इससे आपके बनेंगे। तो अभी हम जो पहले नहीं जुड़े थे वो जान लें कि ये थर्ड सेशन है मेरा। 2 सेशन हो चुके हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आपका थोड़ा सा डिस्कशन होगा। मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा और अनअकैडमी प्लस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि क्यों आपके लिए प्लस इम्पॉर्टेंट है। देन फिर हम अपने सेशन में कंप्लीट सेशन में चलेंगे और जहाँ तक क्वेश्चन कराए थे उसके आगे। और तो ये कुछ मेरी प्रोफाइल है। मैं बीटेक एंड एमबीए हूँ। 10 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। एमएनसी लाइक वीआईएल में मैं एज अ एरिया मैनेजर वर्क किया हूँ। और इसी काम के दौरान मैंने 4 साल का ऑफलाइन कोचिंग एक्सपीरियंस रहा है। मैंने बच्चों को पढ़ाया, जिसमें से कुछ सिलेक्टेड भी हैं सिविल सर्विसेज में। और ये मेरा खुद का सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है टिल डेट। 2012 से 2017 तक मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। अभी लास्ट मेरा एग्ज़ाम 2017 का आरओ मेंस और पीसीएस मेंस का था। और इस दौरान मैंने यूपीएससी मेंस 2 बार, यूपीपीएससी मेंस मल्टीपल टाइम्स दिया है, आप देख रहे हैं। और इसमें 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए भी मैंने अटेंड किया है। सिमिलरली आरओ 2014 और 2017 का मेंस दोनों ही दिए हैं, और इंटरव्यू 2000 यूपी ट्रिपल एससी यानी कि जो आपका लोक सेवा आयोग जब कराता था 2013 और 15, तो इसके भी मैंने इंटरव्यू अटेम्प्ट किए। तो ये कुछ मेरी प्रोफाइल थी। अभी किन लोगों के लिए ये साइंस का जो इंटरेस्टिंग कोर्स लेके आया हूँ, ये किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अभी सबसे पहले आपका एग्ज़ाम लाइन है बीओ का, उसमें भी साइंस आएगी आपकी। देन आरओ का लाइन है, आफ्टर दैट पीसीएस का लाइन है। और ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है स्टेट लेवल के। इन तीनों में साइंस का एक मेजर पोर्शन आता है। तो ये जो छात्र ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। साथ में यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी, जो लेखपाल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। रीज़न बिहाइंड दैट कि मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं वो मॉडरेट वे में रखे हैं मैंने, कि ना तो बहुत ज़्यादा टफ हो, ना बहुत ज़्यादा इजी हो, ना बहुत ज़्यादा मीडियम क्वेश्चन रहे हैं।
और स्पेसिफिक इसलिए ये इंटरेस्टिंग कोर्स हो जाता है क्योंकि इन क्वेश्चंस को मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि क्वेश्चन बताया, आपको आंसर बताया और एक रटने की प्रक्रिया बता दी। मैं उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे इंटरेस्टिंग, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। फैक्ट्स के साथ में क्या एक्सपेक्टेड आपके नए क्वेश्चंस प्रिपेयर हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। किस हिसाब से आपको इस क्वेश्चंस, कोई भी एक क्वेश्चन लेंगे हम एमसीक्यू, और उससे रिलेटेड क्या और अदर इंफॉर्मेशन हो सकती है, हर एक वर्ड की इंफॉर्मेशन वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। ओके, तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपका ज़रूरी है इस कोर्स को करना। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा प्लस के बारे में कि क्यों आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, एक इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आप मेजर कंसीडर जो करते हैं कोई भी एग्ज़ाम के लिए, जब टारगेट करते हैं तो आपका रहता है कि आपको फाइनल सिलेक्शन तक ले जाया जाए। कुछ डिफरेंसेस इसके लिए आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत होती है क्लियर करने के लिए। तो ये अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके से डील करते हैं इसमें हम लोग, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मेजर डिफरेंस क्या है और क्यों आपको अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहिए, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर, इस पर थोड़ी सी बात करके फिर हम अपने क्वेश्चंस पर आएंगे। तो मेजर रीज़न बिहाइंड दैट कि आप अगर कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो तीन चीज़ों पर अगर हम बात करें कि फैकल्टी जो रहती है वो ऑफलाइन में मैक्सिमम 4 to 5 टीचर्स की रहती है, और ऑनलाइन अनअकैडमी की बात करें हम तो एक ही प्लेटफॉर्म पर किसी भी कैटेगरी को आप लेंगे। जैसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ यूपीपीएससी कैटेगरी, तो इस यूपीपीएससी कैटेगरी में अप्रॉक्स 40+ टीचर हैं, यानी कि ये आपके 10 गुना ज़्यादा टीचर यहाँ अवेलेबल हैं, 10 times मोर। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप पे तो कर चुके होते हैं, लेकिन अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं आती तो आप स्टक हो जाते हैं 4 से 5 टीचर्स के बीच में। लेकिन यहाँ पर आपको अगर किसी टीचर का टीचिंग वे पसंद नहीं आ रहा है, चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, तो आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि एक वन ऑन अ सिंगल टाइम या पर डे आप कह लें तो लगभग हर एक सब्जेक्ट का, कोई भी आप लें, साइंस ले लें, पॉलिटी ले लें, हिस्ट्री ले लें, कोई भी सब्जेक्ट आप उठाते हैं तो उसके कम से कम यहाँ पर 4 से 5 कोर्स रेगुलर आपको मिल जाएंगे, कंटिन्यू चलते हुए। तो ये आपका बिल्कुल भी सिनेरियो नहीं है ऑफलाइन में जैसे होता है कि अगर कोई कोर्स चल रहा है और आप लेट ज्वाइन किए तो आपका वो मिस हो जाता है। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन अगर ज्वाइन करेंगे, अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करेंगे, तो आप पुराना सारा कोर्स एक्सेस कर पाएंगे। कोई भी कोर्स इसमें है उसके पूरे वीडियो लेक्चर्स आप एक्सेस कर पाएंगे। जो भी पीडीएफ आफ्टर लेक्चर्स मिलती है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे प्रॉपर रिवीजन के लिए। तो एक तो ये बेस्ट पॉइंट है अनअकैडमी प्लस का। सेकंड की अगर मैं बात करूँ इसी के सेकंड पॉइंट की, और क्या बेहतर चीज़ हमें मिलती है, तो ऑफलाइन में अगर हम बात करें तो इसका फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ही कॉस्टली है ऑफलाइन का। आपका नॉर्मल कोई भी कोचिंग जो आपको प्रिपेयर कराती है 40 से 60 हज़ार आपको पे करना होता है। कोई और अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो इवन वो 90,000 से 1.5 लाख रुपए तक पे करती है, 1 साल का लेती है आपसे। लेकिन अगर हम ऑनलाइन और ऑनलाइन में प्लस की बात करें, अनअकैडमी प्लस की, तो ये फ़ी बहुत ही मिनिमल हो जाती है, बहुत ही कम, सिर्फ 7,000 हो जाती है। और ये आप अगर किसी भी एजुकेटर का रेफरल कोड यूज करेंगे तो इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। यानी कि अगर आप यूज करते हैं संदीप राजपूत कोड तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा।
और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मेरे से पढ़ पाएंगे, आप जितने भी 40 एजुकेटर हैं सारे को एक्सेस कर पाएंगे, सबको पढ़ पाएंगे। तो ये फ़ी आपकी घट के हो जाती है अगर मैं बात करूं सिर्फ 6300। तो ये आप देखें एक डिफरेंस कि यहाँ आपको 6300 पे करना है और एक नॉर्मल कोचिंग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में 40 से 60 हज़ार पे करना है, तो ये 10 टाइम्स लेस है अमाउंट। ओके, तो फैकल्टी में 10 टाइम्स ग्रेटर एंड नॉर्मली 10 टाइम लेस फी स्ट्रक्चर में। दैट्स वाई द अनअकैडमी इज़ द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टिल अ डेट। और प्लस को इसके साथ ज्वाइन करने के बाद में एडिशनल बेनिफिट जो मैंने बताया कि अगर आप ये सोचें कि आपका कुछ मिस हो गया, तो कुछ नहीं मिस हुआ है, क्योंकि कभी भी आप ज्वाइन करें सारे वीडियो लेक्चर आप एक्सेस कर पाएंगे, सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे, और जो लाइव कोर्सेस हैं वो आप अटेंड करते रहेंगे टाइम पर, और पूरे 1 साल तक। ये 12 मंथ का फ़ी है। आप सोचें कि कितना कम फी स्ट्रक्चर में कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास में। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उस लेक्चर के बाद में ज्वाइन करें उस चीज़ को। ओके, ये इन्फॉर्मेशन थी कुछ आपकी, और अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए। देखें, एक पंखा ये मैं आपको करा चुका था, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि पहले सेशन में हमने कराए थे। अभी मैं नेक्स्ट सेशन में चलता हूँ जहाँ आपने ख़त्म किया था हमने। हाँ, इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। When a body is falling freely under the action of gravity alone in a vacuum, which one of the following remains constant during the fall? Means कि अगर निर्वात में, वैक्यूम में कहीं निर्वात है और एक किसी हाइट से h हाइट मान लो आपकी इसकी है, और एक बॉडी m मास की बॉडी को गिराया जाता है नीचे की तरफ, ठीक है, गिरेगी गुरुत्व के अधीन, तो क्या आपका गिरने के दौरान स्थिर रहता है? तो देखो, आपको पता है कि काइनेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी, इसको अगर हम मेंशन करें एज ई पी, तो इसको एक फार्मूले से डिनोट करते हैं mgh, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स g, h हाइट एंड m मास ऑफ द बॉडी, ये mgh रहती है। काइनेटिक एनर्जी की बात करके अगर हम इसको डिनोट करें ई के से, तो अगर ये v वेलोसिटी से गिर रही है, आपकी वेलोसिटी v है, तो ये आपका होता है हाफ mv²। लेकिन पूरे ड्यूरेशन के दौरान जब बॉडी स्थिर है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगी, ओके, ये आपकी मैक्स होगी जब बॉडी स्थिर है। जैसे ही गिरना शुरू करेगी तो आपकी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी, जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ई के आपका इंक्रीज होता जाएगा। बट ड्यूरिंग द होल मोशन, सारे मोशन के दौरान इसका सम E इज इक्वल टू ई पी प्लस ई के, ये आपका कांस्टेंट ही रहेगा। जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी उतना ही यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ते ही। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा कुल यांत्रिक ऊर्जा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मेंशन दैट ई एम इज इक्वल टू ई पी प्लस ई के। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति द्वारा जमीन पर डाला गया दाब सबसे अधिक कब होता है? The pressure exerted on the ground by a man is greatest when he lies down in the ground, when he stands on the toes of one foot, when he stands with both foot flat on the ground, या all of the above yield the same pressure। तो आप देखेंगे कि दाब, प्रेशर क्षेत्रफल के जो आपका एरिया होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया को अगर ए से डिनोट करें तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। होता क्या है दाब का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू
फोर्स बाई ए, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो एरिया जितना कम होगा आपका, एरिया जितना कम होगा, प्रेशर उतना ही अधिक होगा। इस हिसाब से अगर हम देखें कि सबसे कम एरिया कहाँ पर होगा, जब वो एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होता है, तभी सबसे कम एरिया लेगा वो। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर होगा जब वो एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर देखते हैं श्रृंखला। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको एज अ फिगर अगर हम दिखाएं तो इस तरीके से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को। तो इस क्वेश्चन पहले आप देख लें, फिर उसके बाद में हम चलते हैं। श्रृंखला में संयुक्त होने पर तीन समान आर को डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस से। तीन समान प्रतिरोध 90 के बराबर है आपका, 90 ओम के बराबर। तो समानांतर में संयुक्त होने पर क्या रहेगा, ये है इन सीरीज। और आपसे पूछा है इन पैरेलल, ये टोटल आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी अगर हम जोड़ते हैं इसको सीरीज के अलावा पैरेलल में। तो पहले मैं आपको बता दूं, सीरीज संयोजन में एक रेजिस्टेंस ये है आपका R1, इसको इस तरीके से जोड़ा आपने। ये दूसरा है R2, तीसरा है आपका R3। ये इनका कहना है कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू, तीनों बराबर हैं। और इन सीरीज में जब हम जोड़ते हैं तो टोटल R होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। ये तीनों को अगर हम मान लें जोड़ के इक्वल टू R कह दें, तो ये जो आपसे बोला गया है, ये बोला गया है 90 ओम है, और R 3R हो जाएगा ये। तो R इज इक्वल टू 30 ओम हो जाएगा। मतलब किसी एक का रेजिस्टेंस जो है तीनों का रेजिस्टेंस 30 ओम, 30 ओम, 30 ओम। रेजिस्टेंस बेसिकली होता है प्रतिरोध यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसका किस तरीके से ये विरोध कर रहा है। अभी अगर समांतर की बात करें तो समांतर संयोजन में किस तरीके से जुड़ती हैं चीजें, वो इस तरीके से पैरेलली, एक पॉइंट, दो पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट ए एंड बी। सेम इन्होंने बोला 30 ओम, 30 ओम, 30 ओम। तो इनका टोटल कितना होगा, टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होगा आपका 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ओके। यानी कि 1/30, तो ये आपका आ गया 3/30, यानी कि 1/10। तो 1/R इज इक्वल टू 1/10। तो समांतर में आपका क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 10 ओम। 10 ओम का कुल प्रतिरोध जनरेट होगा समांतर में, जो आपका सीरीज में जनरेट हो रहा था 30 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं ये, अभी कभी भी क्वेश्चन आता है आप क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किससे गुजरते समय प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू ग्लास, वैक्यूम, वाटर और एयर। तो मैं अगर इसकी बात करूं कि किस नॉर्मली वैक्यूम में जो आपकी स्पीड होती है, सी से अगर हम डिनोट करें तो प्रकाश की स्पीड वैक्यूम में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी किसी भी माध्यम में जाने पर इसको इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं कि जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
जितना अधिक होगा वेलोसिटी लाइट की, उतनी ही कम हो जाएगी। सिंपल सा आप समझें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगी चीज़ें। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट उतना ही कम हो जाएगी। नॉर्मली शून्य में यानी कि वैक्यूम में है 3 × 10⁸। अभी मैं इसका आंसर कांच है, मैं बता देता हूँ किस तरीके से। अब अगर मैं बात करूँ वाटर, तो वाटर जो कांच का ही पहले बात कर लेते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रहता है आपका 2.5, सॉरी, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है वो रहता है आपका 1.5। फिर हमारा दूसरा ऑप्शन दिया है आपका पानी यानी कि वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है वो रहता है 1.3। फिर दिया है आपका एयर। एयर का ऑलमोस्ट 1 के राउंड ही रहता है आपका, ठीक है। तो स्पीड आप देखेंगे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक है, तो आपकी स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक, तो वेलोसिटी इन द ग्लास इस सबसे कम। अब मैं एक बार आपको इन सब का लिख दूं। अगर ग्लास मीडियम है तो इसकी स्पीड होगी 2.25 इंटू 10⁸ ठीक है। सॉरी, वन जस्ट अ मिनट, आई हैव मेंशन द स्पीड ऑफ वाटर, लेट मी करेक्ट इट। ग्लास में रहेगी आपकी 2 × 10⁸। वैक्यूम का आपका मैं लिख ही दिया हूँ 3 × 10⁸। पानी की बात करें तो 2.25 इंटू 10⁸। एयर में अप्रॉक्स इतने के करीब रहती है, 3 के करीब ही, हम उसको मान लेते हैं 3 × 10⁸ ही। तो करेक्ट आंसर आपका कांच है। मैं एक फिगर के हिसाब से भी आपको दिखा देता हूँ। देखो, वैक्यूम और एयर ऑलमोस्ट सेम मानते हैं 3 × 10⁸। रीजन बिहाइंड दैट कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखेंगे तो थोड़ा सा अलग है। जहाँ वैक्यूम का एग्जैक्टली एक है, इसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.00293, तो थोड़ा सा अंतर पड़ता है। वाटर की बात करें 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो स्पीड हो गई आपकी 2.25 इंटू 10⁸। ग्लास की बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, तो स्पीड हो गई आपकी 1.97, या ऑलमोस्ट इसको कह सकते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर मैं डायमंड की बात करूं, और ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अगर आपका ऑप्शन में डायमंड दिया होता, इस वाले ऑप्शन में साथ में अगर आपका इंक्लूड होता ऑप्शन ई डायमंड यानी कि हीरा, तो आपका आंसर करेक्ट होता ये वाला, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड है, इंडेक्स है, और तो स्पीड इसकी जो बन जाएगी वो 1.23 या 1.24 के अराउंड ये इसकी स्पीड रहेगी यहाँ पर। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलता हूँ। देखो, इससे रिलेटेड भी मैं चीज़ें बताऊंगा आपको, लेकिन नेक्स्ट पे जाने के पहले एक बार आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक आपने प्लस सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करें, यूज करें ये रेफरल कोड, और 10% का आपका डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आपको अगर अभी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है आपका प्लस के रिगार्डिंग कि मैं क्यों करूं, क्या उससे बेनिफिट है, या अभी भी नहीं समझ में आया, तो आप कॉल कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम लिंक है, इस पे भी आके आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है आपका कि दूर संचार के लिए किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं, ऑप्शन है आपका विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट एंड माइक्रोवेव। तो इसका करेक्ट आंसर तो है आपका माइक्रोवेव। और एक स्पेक्ट्रम का मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। एक्चुअली मैंने ये पहले भी आपको इससे लास्ट वाले सेशन में मैंने बताया था कि किस तरीके से ये तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, किस तरीके से आपका रहता है, कौन सी की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, किस स्पेक्ट्रम में किस पोर्शन की आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है।
इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार मैं पहले आपको एक फिगर के थ्रू समझा देता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। देखो आप, ये फिगर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लें एक बार। ये मैंने नीचे एक मेंशन किया है, आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों के मेजर करके दिया है। और ये मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ तक घटती जाएगी। यहाँ हमने जो फिगर बनाया है वो अकॉर्डिंग टू बनाया है कि किस हिसाब से चीज़ें रहती हैं आपकी। ओके, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसकी होगी और फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक किसकी होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये देखें आप, रेडियो वेव्स ये रही हैं, माइक्रोवेव्स आपका ये रहा है। किस तरीके के आपका जो क्वेश्चन था, दूर संचार के लिए किस तरीके की तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो देखें माइक्रोवेव्स के ऊपर सीधे मैंने बना रखा है सेलुलर फोन, यानी कि दूर संचार का आप प्रयोग करेंगे माइक्रोवेव्स का दूर संचार के लिए। रेडियो वेव्स का प्रयोग होता है रेडियो तरंगों के लिए, संचार का ये भी एक है। इसके बाद में फिर आपका वेरी लो फ्रिक्वेंसी, एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी, जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रिक्वेंसी कम हो रही है आपकी और तरंग दैर्ध्य बढ़ती जा रही है। ये बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के तरीके से है, ये वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, फ्रिक्वेंसी घटती जाएगी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी इस तरफ। ठीक, ये अल्ट्रावायलेट का किस तरीके से यूज होता है, एक्स रेज और गामा रेज का किस तरीके से यूज होता है, सारा एक ही फिगर में डिफाइन है। इनको आपका आयनाइजेशन आयनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। और ये आपका नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, वेरी लो फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, किस किस तरीके से यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपको बताई हैं। हाँ, और ये स्पेक्ट्रम है आपका लाइट का, जो आप पढ़ते हैं विबग्योर। अभी मैंने लास्ट सेशन में भी इसके बारे में आपसे पर्याप्त डिस्कशन किया है, तो इस क्वेश्चन पर और ज़्यादा देर नहीं रुकते, लेकिन आप बिल्कुल इससे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसकी रेंज पूछी गई है। तो 3.3800 एंगस्ट्रॉम से लेके मैंने बताया था ये 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें, ये आपका वेवलेंथ का सिनेरियो, दृश्य प्रकाश का, विजुअल लाइट का। अब इसमें आपका सारा पूछते हैं कि कैसे आपका यहाँ से इधर की तरफ बढ़ेंगे विबग्योर में, तो आपका तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, यानी कि आपकी फ्रिक्वेंसी इस तरफ की तरफ बढ़ेगी। एनर्जी से भी मैंने रिलेट किया था कि E इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा के अपोजिट है, तो जिधर की तरफ फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी उधर की तरफ आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। तो आपकी अगर मैं बात करूं तो एनर्जी आपका विबग्योर को आप देखें, यहाँ तरंग दैर्ध्य बढ़ती जा रही है तो एनर्जी कम होती जाएगी, है ना। आर रेड की एनर्जी सबसे कम। इसी तरीके का इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कुछ। चलो एक नया क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश तरंगों को हवा से कांच तक पहुंचाया जाता है तो प्रभावित होते हैं, यानी कि आपसे सिंपल सा पूछा गया है, व्हेन लाइट वेव पास फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर क्या होगा ग्लास के कंपेयर में, रेयर मीडियम, और ग्लास क्या होगा डेंस मीडियम। तो चीजें किस तरीके से हैपेंड होंगी, क्या क्या चेंज होगा, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग, वेग और आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, या तरंग दैर्ध्य और वेव। तो इसका करेक्ट आंसर है तरंग दैर्ध्य और वेव। इस तरीके से आप देखें, ये अगर एयर है और ये ग्लास है मीडियम, तो होगा क्या जो मैंने बताया था, अगर एक मीडियम से वेव आती है आपकी, दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है। थोड़ा सा डाइवर्ट इन द सेंस, या तो ये लंब की तरफ मुड़ जाएगी या लंब से दूर हट जाएगी। तो मैंने ये बताया था कि अगर रेयर से डेंस में जाएगी तो ये लंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी, और यही क्रिया अगर आपका ग्लास से होके एयर में जाती
यानी कि सघन से विरल में अगर जाती तो आपका दूर हट जाती। ये सघन से विरल वाले का जो सीन होता है वो रहता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, TIR। ठीक है, तो इसमें जो चेंजेस आते हैं एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने में, वो चेंज आते हैं आपके वेवलेंथ में। वेवलेंथ आपकी चेंज हो जाती है और वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी डिपेंड करेगी किस हिसाब से चेंज हो रहा है, जो उसका उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, ये अभी हम काफ़ी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं आपको। ओके, ये डिपेंड करेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उस मीडियम का, उस हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो जाती है। आप नोटिस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होती, नॉट चेंज व्हेन मीडियम चेंज। ओके, तो ये सिनेरियो है आपका। देखेंगे आप सारे ऑप्शन में आवृत्ति 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 दे रखी है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें तरंग दैर्ध्य और वेग दे रखा है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? किस टाइप की एनर्जी चेंजेज होता है? एनर्जी कन्वर्जेशन किस तरीके का होता है इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस से सभी लोग परिचित होंगे, है ना। ये एक प्रक्रिया है जिसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इससे पौधे भोजन निर्माण करते हैं। और इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, एनर्जी कन्वर्जेशन किस तरीके से होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। ये सूर्य से एनर्जी लेके, सूर्य से अगर एनर्जी मिली इसे सूर्य के प्रकाश से, तो आपका हो गया प्रकाश दे रखा है और कन्वर्ट किया, भोजन बना रहे हैं, ये रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जेशन हो गया इसका। किस तरीके से होता है मैं एक बार फिगर भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से वर्कआउट होता है। तो ये प्रकार लाइट टू केमिकल एनर्जी चेंज होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। ये देखें एक बार आप फिगर। पौधे मिट्टी से मिनरल्स, वाटर, इन सब को लेते हैं। ठीक है, कौन ले जाता है ऊपर, ये भी एक आपका क्वेश्चन बनता है। जाइलम, जाइलम जो रहता है पौधों के, तो वो पूरा मिट्टी और जल ले जाते हैं ऊपर। ये देखो आपका मेंशन भी है, द प्लांट ड्रॉज अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम ग्राउंड थ्रू रूट्स, देन लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेगी पत्तियां, और सूरज से मिलेगी आपको सनलाइट, सनलाइट यानी कि प्रकाश मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलेगी, भोजन प्रोड्यूस होगा। और उसमें एक और रिक्वायरमेंट चीज होती है, हरी पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मिलके एक भोजन निर्माण करते हैं पौधे। और इस प्रक्रिया में भोजन निर्माण की आपका CO2 का एब्जॉर्बेशन होता है, ऐड होती है, और O2 निकलती है। ठीक है, और यहीं से जब ये पौधे बनाते हैं भोजन, इसी से पूरा सिस्टम चलता है, खाद्य श्रृंखला बनती है। अब खाद्य श्रृंखला में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उत्पादक पौधों को बोलते हैं, ये आपके प्रोड्यूसर हैं। फिर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, दैन सेकंड होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, सेकंड वाले मांसाहारी आपके होते हैं। इसके बाद थर्ड उपभोक्ता या सर्वाहारी, जो दोनों ही चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं, थर्ड कंज्यूमर कहलाता है। मतलब
सेकंड वालों को भी खा सकते हैं और डायरेक्ट प्रोड्यूसर के थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का एक छोटा सा सेशन था आपका। और अभी नेक्स्ट सेशन पर हम लोग बात करेंगे और कुछ इस तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। लेकिन अभी स्टिल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है प्लस, तो प्लस अति शीघ्र ज्वाइन करें। ये मेरा रेफरल कोड है 10% ऑफ के लिए, डिस्काउंट के लिए, जो भी आप पैकेज चुनेंगे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो रिगार्डिंग द प्लस, रिगार्डिंग द अनअकैडमी, तो उसके लिए इस पर संपर्क कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर जुड़ के आप मटेरियल डिस्कशन सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस फिर मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद में, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम आगे की चीज़ें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।